Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to lecture 5. In previous lecture 4, we have studied about the relationship of current, voltage and resistance, and we have also seen that Ohm expressed this relationship in the form of equation which is known as Ohm's law, in which V is equal to IR is one of the forms of Ohm's law. Then we see how to calculate current, voltage and resistance using Ohm's law. Lecture 5. In this lecture, we will solve problems related to Ohm's law. Question number 1. Figure shows a graph of a current versus voltage for three resistance values. Determine R1, R2 and R3. यहाँ पे आप एक ग्राफ देख सकते हैं बिटवीन V एंड I. आपको यहाँ पे 3 straight lines नज़र आ रही हैं. First one is this, second one is this and third one is this. हमने इस ग्राफ की मदद से R1, R2 और R3 की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. जैसे कि आप इस फर्स्ट लाइन को देख रहे हैं, दिस इज शोइंग द वैल्यू ऑफ R1. तो इसमें हम R1 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? As we know, R1 is equal to V by I. तो आप देख सकते हैं कि R1 फाइंड आउट करने के लिए हम ये पॉइंट लेते हैं. इस पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू आपके पास बनती है 3, तो हम V की जगह 3 पुट कर देते हैं, और इस पॉइंट पे करंट की वैल्यू बनती है 6. इसमें आप 6 पुट कर दें. जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 500 मिली ओम. इसी तरह जब हम R2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो R2 के लिए हम ये पॉइंट लेते हैं. इस पॉइंट पे corresponding value of voltage is 6 and corresponding value of current is 6. अगेन इसी फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, तो वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पे 6 है और करंट की वैल्यू भी यहाँ पे इस पॉइंट पे 6 है. तो 6 by 6 is equal to 1 ओम. अब हम बात करते हैं R3 की. R3 में भी आप यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे V by I. R3 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम ये पॉइंट लेते हैं. इस पॉइंट पे corresponding value of voltage is 6 and the corresponding value of current is 3, and 6 by 3 is equal to 2. तो आपके पास R3 की वैल्यू आ जाएगी 2 ओम. तो इस क्वेश्चन में हमने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ R1, R2,
और R3 की वैल्यूज फाइंड आउट की हैं। क्वेश्चन नंबर 2, which circuit in figure has the most current, the least current? इस क्वेश्चन में हमने देखना है कि किस करंट सर्किट में सबसे ज़्यादा करंट है और किस सर्किट में सबसे ज़्यादा कम करंट है। आपके पास 3 सर्किट्स हैं A, B, C। इन तीनों सर्किट्स में हमने करंट फाइंड आउट करना है। तो हम ओम्स लॉ की ये फॉर्म यूज़ करते हैं, I इज़ इक्वल टू V/R। तीनों सर्किट्स के लिए मैं इसको लिख देता हूँ। इन फिगर ए जो सर्किट गिवन है, इसमें आपके पास वोल्टेज की वैल्यू 50 है, 50 वोल्ट हम यहाँ पुट कर देते हैं, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास 3.3 किलो ओम्स है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 15.2 मिली एम्पियर्स। अब हम सेकंड सर्किट की बात करते हैं। इस सर्किट में वोल्टेज की वैल्यू 75 वोल्ट गिवन है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 3.9 किलो ओम्स गिवन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आपके पास करंट की वैल्यू 19.2 मिली एम्पियर्स आ जाएगी। अब हम सर्किट 3 की बात करते हैं। इस सर्किट में आपके पास वोल्टेज की वैल्यू 100 वोल्ट्स गिवन है और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास 4.7 किलो ओम्स है। यहाँ पे आपके पास डेसिमल है 4 के बाद। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास करंट की वैल्यू आ जाएगी 21.3 मिली एम्पियर्स। सर्किट ए में करंट की वैल्यू आपके पास आ रही है 15.2 मिली एम्पियर, जो इस सर्किट में से करंट पास कर रहा है। सर्किट बी में 19.2 मिली एम्पियर टोटल करंट आ रहा है और सर्किट सी में 21.3 मिली एम्पियर टोटल करंट आ रहा है। अगर आप इन तीनों वैल्यूज़ को 15.2 मिली एम्पियर, 19.2 मिली एम्पियर एंड 21.3 मिली एम्पियर को कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि सर्किट सी में मैक्सिमम करंट पास कर रहा है और सर्किट ए में मिनिमम करंट पास कर रहा है। Hence we can say in circuit C this circuit has most current and this circuit A has the least current. Question number 3. You are measuring the current in a circuit that is operated on a 10 volt battery. क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ने के साथ साथ इसका जो डाटा गिवन है हम वो भी लिखते जाते हैं। आपके पास 10 वोल्ट की एक बैटरी है। द एमीटर रीड्स 50 मिली एम्पियर। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सर्किट है, उसमें आपने एक एमीटर लगाया हुआ है। ये सोर्स वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस है और इसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है। अब जो बैटरी है इसकी वैल्यू आपको
10 वोल्ट्स गिवन है और जो एमीटर जो वैल्यू करंट की रीड करेगा वो 50 मिली एम्पियर है। लेटर you notice that the current has dropped to 30 मिली एम्पियर। कुछ देर के बाद आपने नोट किया है कि मीटर 50 मिली एम्पियर के बजाय आपको 30 मिली एम्पियर शो कर रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। Eliminating the possibility of resistance change, you must conclude that the voltage has changed। इसमें हम ये एज्यूम करते हैं कि R की वैल्यू आपके पास कांस्टेंट है, तो अब हमने इसमें ये देखना है कि वोल्टेज की वैल्यू कितनी चेंज हुई है। हाउ मच हैज़ द वोल्टेज ऑफ द बैटरी चेंज एंड व्हाट इज इट्स न्यू वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपके पास जो Vs गिवन है 10 वोल्ट्स और करंट गिवन है 50 मिली एम्पियर, तो उस वक्त आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? R इज इक्वल टू V बाय I। तो V की वैल्यू आपने 10 इसमें पुट की, I की वैल्यू आपने 50 मिली एम्पियर पुट की। आपके पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो 200 ओम आ जाएगी। अब क्योंकि इस सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है, तो आपके पास जो नई वोल्टेज है उसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? दैट इज V इज इक्वल टू IR। I की वैल्यू आप पुट करेंगे जो मल्टीमीटर आपको आफ्टर सम टाइम शो कर रहा है कि वो ड्रॉप हो गई है, वो 30 मिली एम्पियर है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट है तो वो 200 ओम आप पुट कर देंगे जो आपने यहाँ से कैलकुलेट की थी। अब आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 6 वोल्ट वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि पहले आपके पास वोल्टेज की वैल्यू, सोर्स वोल्टेज की वैल्यू 10 वोल्ट्स थी। ये जो आपके पास सोर्स वोल्टेज है इसकी वैल्यू आपके पास 10 वोल्ट्स थी, बट ड्यू टू सम रीजंस आपके पास करंट की वैल्यू 50 मिली एम्पियर से 30 मिली एम्पियर तक ड्रॉप हो गई है। तो अब हमने ये कैलकुलेट करना था कि वोल्टेज उस वक्त कितनी होगी जब आपके पास करंट की वैल्यू ड्रॉप होगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि आपके पास नई वोल्टेज की वैल्यू 6 वोल्ट आ गई। इट मीन्स कि ड्रॉप इन वोल्टेज इज 10 minus 6 is equal to 4 volt. Question number 4. If you wish to increase the amount of current in a resistor from 100 milliampere to 150 milliampere by changing the 20 volt source. For example, आपके पास एक सर्किट है जिसमें एक वोल्टेज सोर्स गिवन है आपको और एक रेजिस्टर गिवन है। और इसमें आपके पास इनिशियली करंट की वैल्यू 100 मिली एम्पियर थी जब आपके पास सोर्स वोल्टेज 20 वोल्ट थी। अब अगर आप करंट को 150 मिली एम्पियर तक इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपके पास नई वोल्टेज की वैल्यू क्या आएगी? तो हम डाटा लिखते हैं इस क्वेश्चन के लिए भी। आपके पास करंट की वैल्यू जो गिवन है, इनिशियली आपके पास करंट 100 मिली एम्पियर है और वोल्टेज, इसको हम सोर्स वोल्टेज भी कह सकते हैं, वो 20 वोल्ट्स। यहाँ से आप रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लें। R इज इक्वल टू Vs बाय I। तो Vs की वैल्यू जब हम 20 पुट करेंगे यहाँ पे
और करंट की वैल्यू 100 मिली एम्पियर पुट करेंगे तो आपके पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी वो होगी 0.2 किलो ओहम्स। अब इस सर्किट में अगेन आपके पास जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है वो कांस्टेंट है। तो अब आपके पास जब करंट, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जब आपका करंट 100 मिली एम्पेयर से 150 मिली एम्पेयर पे चला जाता है तो उस वक्त आपके पास वोल्टेज की नई वैल्यू क्या आएगी। एज वी नो V इज इक्वल टू IR, करंट की अब नई वैल्यू आपके पास 150 मिली एम्पेयर आ गई और रेजिस्टेंस की वैल्यू आप पुट करेंगे 0.2 किलो ओम। मिली किलो से कैंसिल हो जाएगा और 150 को जब आप 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी 30 वोल्ट। तो जो चेंज इन वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू 30 minus 20 and it is equal to 10 volts. It means जब आपके पास करंट की वैल्यू 100 मिली एम्पेयर से राइज करके 150 मिली एम्पेयर हुई तो आपके पास वोल्टेज की वैल्यू 20 वोल्ट से राइज करके 30 वोल्ट होगी और जो चेंज इन वोल्टेज आपके पास आया वो 10 वोल्ट के इक्वल है। एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड एज अ रियोस्टेट इन फिगर is used to control the current to a heating element. When the rheostat is adjusted to a value of 8 ohm or less, the heating element can burn out. What is the rated value of the fuse needed to protect the circuit if the voltage across the heating element at the point of maximum current is 100 volt and the voltage across the rheostat is the difference between the heating element voltage and the source voltage? इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो काफ़ी बड़ी है लेकिन इससे आपने परेशान नहीं होना। जितनी बड़ी इसकी स्टेटमेंट है इतना ही आसान ये क्वेश्चन है। रियोस्टेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इट इज़ अ करंट कंट्रोल्ड रेजिस्टर। अब इसमें जो डाटा है गिवन है हम उसको सबसे पहले नोट डाउन करते हैं। रियोस्टेट जो है उसकी मिनिमम वैल्यू अगर हम 8 ओम सेट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं गिवन है, मतलब जब रियोस्टेट की वैल्यू आपके पास 8 ओम या इससे कम होगी तो आपका हीटिंग एलिमेंट कैन बर्न आउट। तो अब इसके लिए हमने फ्यूज़ कौन सा यूज़ करना है, कितने करंट रेटिंग वाला फ्यूज़ हमने यूज़ करना है उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब जो वोल्टेज गिवन है, द वोल्टेज अक्रॉस द हीटिंग एलिमेंट एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम करंट इज 100 वोल्ट। हीटिंग एलिमेंट के क्रॉस जो वोल्टेज गिवन है वो 100 वोल्ट है। And the voltage across the rheostat is the difference between the heating element voltage and the source voltage. Source voltage आपको 120 गिवन है और हीटिंग एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज 100 है, तो वोल्टेज अक्रॉस रियोस्टेट कितनी होगी,
that is 120 minus 100 volt and it is equal to 20 volt. तो अब आपके पास करंट इसमें से कितना पास कर रहा होगा, जब आप I इज इक्वल टू V बाई आर फार्मूला यूज़ करेंगे, V आप 20 यूज़ करेंगे और R आपके पास 8 ओम है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो सर्किट में से करंट पास हो रहा है दैट इज़ 2.5 एम्पियर है। मीन्स कि जब आपका सर्किट में से 2.5 एम्पियर करंट पास करेगा तो आपका हीटिंग एलिमेंट बर्न आउट हो जाएगा। सो इट इज सजेस्टेड दैट यू यूज 2 एम्पियर ऑफ फ्यूज, ताकि आपका जो हीटिंग एलिमेंट है वो बर्न आउट ना हो। क्वेश्चन नंबर 6, a certain electrical device has an unknown resistance. You have available a 12 volt battery and an ammeter. How would you determine the value of the unknown resistance? Draw the necessary circuit connection. आपके पास एक सर्किट है जिसमें अननोन रेजिस्टेंस है R, और इसमें जो बैटरी लगी हुई है दैट इज ऑफ 12 वोल्ट्स। अब इस सर्किट में आपके पास एक बैटरी है, आपके पास एक एमीटर है और आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो उसको हम कैसे करेंगे, हम एमीटर को यहाँ पे सीरीज में लगा देंगे तो आपके पास ये एमीटर जो सीरीज में लगा हुआ है ये आपको करंट की वैल्यू देना शुरू कर देगा, और जब आपके पास वोल्टेज की वैल्यू होगी और करंट की वैल्यू होगी तो आप यहाँ से R की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर सकती हैं। वोल्टेज आपको गिवन है 12 वोल्ट और करंट जो भी मल्टीमीटर आपको शो करेगा वो आपने इस जगह पुट कर देना है, तो आपके पास अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आपने एमीटर को सीरीज में लगाना है। जब कभी भी करंट फाइंड आउट करना हो सर्किट में तो आपने सर्किट को किसी पाथ से, जो सर्किट का पाथ, करंट का जो पाथ कंप्लीट पाथ होता है, उस पाथ को किसी भी जगह से ब्रेक करना है इन सीरीज सर्किट, और जहाँ से आपने सर्किट को ब्रेक किया है हुआ है वहाँ पे आपने एमीटर कनेक्ट कर देना है। तो फिर जो भी सर्किट में से करंट पास करेगा वो एमीटर में से पास करता हुआ आगे डिवाइस में जाएगा और ये एमीटर आपको वो करंट शो कर देगा। क्वेश्चन नंबर 7, by varying the rheostat variable resistor in the circuit you can change the amount of current. The setting of the rheostat is such that the current is 750 milliampere. What is the resistance value of this setting? आपके पास जो डाटा गिवन है that is Vs source voltage which is equal to 100 volts, और रियोस्टेट की सेटिंग आपने कुछ ऐसी की है कि उसमें से जो करंट पास कर रहा है वो है 750 मिली एम्पियर्स।
बाय यूजिंग ओहम्स लॉ आर की वैल्यू हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। वी हमने 100 वोल्ट्स पुट किया, आई हमने 750 मिली एम्पेयर पुट किया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 133 ओहम। इसी तरह अगर आप रियोस्टेट को एडजस्ट करें, क्योंकि ये आपके पास एक वेरिएबल रेजिस्टर है, तो इसकी मैनुअल सेटिंग आप कर सकते हैं। जब आप इसकी वैल्यू को एडजस्ट करेंगे इतना कि उसमें से 1 एम्पेयर करंट पास करना शुरू कर दे, तो उस वक्त इसकी वैल्यू कितनी होगी रेजिस्टेंस की, वो हम अगेन इसी फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं। R इज इक्वल टू V बाई आई। वोल्टेज वही रहेगी 100 वोल्ट्स, लेकिन करंट इन दिस केस इज 1 एम्पेयर। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम हो जाएगी। इट मीन्स कि जब आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू ग्रेटर थी, दैट इज़ 133 ओम, तो उस वक्त सर्किट में से करंट पास कर रहा था 750 मिली एम्पियर। और जब आपने रियोस्टेट की वैल्यू को एडजस्ट करके कम कर दिया, तो उस वक्त उसमें से करंट की वैल्यू 1 एम्पियर पास करना शुरू होगी। और जब उसमें करंट 1 एम्पियर पास करना शुरू हो जाएगा तो आपके पास उसकी वैल्यू 100 ओम्स आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 9। A 20 volt lamp dimming circuit is controlled by a rheostat and protected from excessive current by a 2 ampere fuse. To what minimum resistance value can the rheostat be set without blowing the fuse? Assume a lamp resistance of 15 ohm. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम एक सर्किट बनाते हैं। ये आपके पास फ्यूज़ है, ये आपके पास वेरिएबल रेजिस्टर है। इन दिस केस इट इज़ बिहेविंग लाइक अ रियोस्टेट, और ये आपके पास लैंप है। इसमें जो टोटल वोल्टेज गिवन है दैट इज़ 120 वोल्ट, और जो फ्यूज़ की रेटिंग गिवन है दैट इज़ 2 एम्पियर, और इसमें जो और डाटा गिवन है दैट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प विच इज़ 15 ओम। तो इसमें हमने फाइंड आउट क्या करना है, मिनिमम रेजिस्टेंस वैल्यू दैट इज़ आर मिनिमम फाइंड आउट करना है। मीन्स कि रियोस्टेट की मिनिमम वैल्यू क्या होगी जिस पे ये सर्किट प्रॉपरली काम करे और फ्यूज़ आपका डैमेज ना हो। As we know, R is equal to V by I. In this case, total resistance is equal to R minimum plus लैंप की रेजिस्टेंस 15 ओम। दिस इज इक्वल टू वोल्टेज जो इस सर्किट में गिवन है दैट इज 120 वोल्ट, और जो करंट गिवन है दैट इज 2 एम्पियर्स।
आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास 60 आ जाएगा ओम, which is equal to R minimum plus 15 ओम। और R minimum is equal to 60 ohm minus 15 ohm, and this will become 45 ohm. It means कि जो रियोस्टेट आप यूज़ कर रहे हैं इसकी वैल्यू आपने 45 एम्पियर से स्लाइटली ग्रेटर रखनी है। जब आप इस वैल्यू को स्लाइटली ग्रेटर रखेंगे तो आपके पास इसमें से करंट 2 एम्पियर से कम पास होगा, और इट इज़ रिकमेंडेड दैट आपके पास अगर 2 एम्पियर का करंट है तो आपके पास सर्किट का जो करंट है दैट मस्ट बी लेस देन 2 एम्पियर। It can be 1.7, 1.8, but not exactly equal to the value of fuse rating. अब हम बात करते हैं कुछ मज़ीद क्वांटिटीज़ की जिनके साथ हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में डील करते हैं। दीज आर एनर्जी एंड पावर। अब नेक्स्ट स्लाइड्स में हम एनर्जी एंड पावर की बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे। हम देखेंगे पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, हम देखेंगे रेजिस्टर्स पावर रेटिंग क्या होती है, हम फिर बात करेंगे एनर्जी कन्वर्जन एंड वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस, और फिर हम पावर सप्लाईज की बात करते हैं जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज़ होती हैं। एनर्जी, व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। कोई काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। एंड पावर इज़ द रेट एट विच एनर्जी इज यूज्ड। अब आप देख सकते हैं एक इक्वेशन इन विच P इज इक्वल टू W by T। P इज द पावर इज इक्वल टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम। पावर की जो यूनिट होती है वो वाट होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है, और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। अगर हम पावर की स्पेशल डेफिनेशन देखें तो वो है 1 watt इज़ द अमाउंट ऑफ पावर व्हेन 1 joule ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड इन 1 second। अगर हम इसको फर्दर एक्सप्लेन करें तो हम कह सकते हैं कि व्हेन 1 joule ऑफ एनर्जी यूज़ करके हम कोई काम करते हैं इन 1 second, दिस इज नॉन एज 1 watt ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड। हार्स पावर, ये आप अक्सर वर्ड सुनते होंगे, हार्स पावर इज बेसिकली इक्वल टू 746 watt। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिकल मोटर्स होती हैं, पंप्स होते हैं, उनको हम हार्स पावर में, उनकी जो पावर होती है उसको हम हार्स पावर में लेते हैं। मींस कि इस मोटर, ये जो मोटर है ये 1 हार्स पावर की है, ये जो मोटर है ये 2 हार्स पावर की है। सो 1 हार्स पावर इज इक्वल टू 746 watt। एक क्वेश्चन करते हैं पावर को समझने के लिए। An amount of energy equal to 100 joule is used in 5 seconds. What is the power in watts? इस क्वेश्चन में हमें एनर्जी गिवन है 100 joule, हमें टाइम गिवन है 5 सेकंड,
As we know the formula of power P is equal to W by T, सो आप इसमें W की वैल्यू 100 पुट करें और टाइम की वैल्यू आप 5 सेकंड पुट करें, तो आपके पास जो पावर आ जाएगी वो 20 वाट के इक्वल होगी। किलोवाट आर यूनिट ऑफ एनर्जी। एज वी नो दैट P इज इक्वल टू W बाई T, तो W को हम P इंटू T लिख सकते हैं। हमारे जो इलेक्ट्रिकल बिल्स आते हैं, दोज बिल्स आर चार्ज्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एनर्जी यूज्ड, नॉट द पावर। फॉर एग्जाम्पल, एक 100 वाट का बल्ब है, अगर आप उसको 10 आवर्स के लिए रोशन करेंगे तो कितनी एनर्जी आपने यूज़ की है, उसको हम देखते हैं। एज वी नो दैट W इज इक्वल टू PT, तो एनर्जी को हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं। पावर, आपके बल्ब की पावर जो है वो 100 वाट है, और अगर आप उसको 10 आवर्स के लिए यूज़ करते हैं तो आप इसमें पुट कर दें 10 आवर। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास बन जाएगा 1000 वाट आवर, और अगर आप इसको किलो में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास बन जाएगा 1 किलो वाट आवर। इट मीन्स कि जब एक 100 वाट का बल्ब 10 घंटे के लिए ऑन रहेगा तो वो 1 किलो वाट आवर एनर्जी यूज़ करेगा। एक क्वेश्चन है, डिटर्मिन द नंबर ऑफ किलो वाट आवर्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कंजम्पशन। पार्ट ए, जब 1400 वाट यूज़ होगी फॉर 1 आवर तो टोटल कितनी एनर्जी ये कंज्यूम करेगा, वो हम फाइंड आउट करते हैं। एज वी नो दैट W इज इक्वल टू PT, तो पावर इसमें आप 1400 पुट करें और टाइम आप इसमें 1 आवर पुट करें जो कि गिवन है, तो आपके पास ये बन जाएगा 1.4 किलो वाट आवर के इक्वल, एंड दिस विल द एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 आवर बाय अ 1400 वाट डिवाइस। इसी तरह अगर आपके पास पार्ट बी में कोई डिवाइस है जो 2500 वाट का है, और अगर आप उसको 2 आवर्स के लिए यूज़ करेंगे तो टोटल कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा। दोबारा हम वही फार्मूला यूज़ करते हैं, W इज इक्वल टू PT, 2500 इसमें हम पुट करेंगे और टाइम 2 आवर पुट करेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 5000 वाट आवर, और अगर आप इसको किलो में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 5 किलो वाट आवर। मीन्स कि अगर आपके पास एक डिवाइस है जो 2500 वाट का है और उसको अगर आप 2 आवर्स के लिए यूज़ करेंगे तो आपके इस डिवाइस ने 2 आवर्स में 5 किलो वाट आवर एनर्जी यूज़ की है। इसी तरह आपके पास कोई डिवाइस है जिसकी जो पावर गिवन है वो है 1 लाख वाट, तो अगर आप उसको यूज़ करेंगे 5 आवर्स के लिए तो वो टोटल एनर्जी 500 किलो वाट आवर यूज़ करेगा। पावर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे कि हमने बात की थी वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस की, तो इसी तरह पावर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स। The amount of power dissipated in an electric circuit is dependent on the amount of resistance and on the amount of
करंट, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ये फिगर जो आप देख सकते हैं इन दिस स्लाइड, इसमें आपके पास ये हीट वेव्स हैं जो रेजिस्टर रिलीज कर रहा है। ये एक्चुअली इस होता ऐसे है कि आपके पास जो करंट होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो। जब ये इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं तो वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे होते हैं, और जब वो इस रेजिस्टिव मटेरियल में एंटर होते हैं तो ये रेजिस्टिव मटेरियल के एटम से कोलाइड करते हैं। उस कोलाइजन के नतीजे में रेजिस्टिव मटेरियल हीट प्रोड्यूस करता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। So we can say that electrical energy has been converted into heat energy. Watt's law. As we know, P is equal to I square R, and we also know V is equal to IR. तो जब आप इसको आप स्प्लिट करें, I इंटू आई आर, इसको हम लिख सकते हैं। तो आई आर की जगह आप V पुट कर दें, तो ये पावर की आपके पास एक और फॉर्म आ गई। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर एंड दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ पावर फार्मूला। और इसी तरह एज वी नो दैट I इज इक्वल टू V बाय R। अब ये आई आप इस इक्वेशन में पुट कर दें, इसकी वैल्यू तो V बाय R आई की जगह हम पुट करेंगे तो V, तो P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। तो अब पावर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 3 फॉर्म्स आ गई हैं, और इन 3 फॉर्म्स को हम कहते हैं वॉट्स लॉ। इस फर्स्ट फॉर्म में आप देखें कि अगर आपके पास सर्किट में करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू हो तो आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके पास सर्किट में वोल्टेज और करंट की वैल्यू गिवन हो तो आप उससे भी पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। और इस फॉर्म में अगर आपके पास सर्किट में वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास हो तो आप उस सर्किट की पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं अबाउट पावर कैलकुलेटिंग। कैलकुलेट द पावर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग 3 सर्किट्स। सर्किट ए में आपके पास वोल्टेज सोर्स की जो वैल्यू है दैट इज 10 वोल्ट, और उस सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज 2 एम्पियर। सो जो हमें डाटा गिवन है वो वोल्टेज गिवन है 10 वोल्ट, और हमें करंट गिवन है 2 एम्पियर्स। सो एज वी नो दैट P इज इक्वल टू VI। तो आप इस वोल्टेज की वैल्यू इसमें 10 पुट करें और करंट की वैल्यू आप इसमें 2 पुट करें तो आपके पास 20 वॉट पावर आ जाएगी, एंड 20 वॉट इज द पावर ऑफ दिस सर्किट। अब हम सर्किट बी की बात करते हैं। सर्किट बी में जो आपको डाटा गिवन है वो करंट है विच इज़ इक्वल टू 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है। इस सर्किट में आपको वोल्टेज की वैल्यू नहीं दी गई। तो अब हम I और R से पावर कैसे फाइंड आउट करेंगे? एज वी नो दैट P इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू R। तो इस फार्मूला में ये वैल्यूज पुट करेंगे 2 स्क्वायर इंटू 47
आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 188 वाट। सो 188 वाट इज द पावर ऑफ दिस सर्किट बी। अब हम सर्किट सी की बात करते हैं। सर्किट सी में आपको जो वोल्टेज गिवन है वो 5 वोल्ट है और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 10 ओम। एज वी नो P is equal to V स्क्वायर R, तो V की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे 5 और R की वैल्यू 10 पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो पावर आ जाएगी दैट इज 2.5 वाट। अब इन तीनों सर्किट्स की पावर्स हमारे पास आ गई हैं और जो हमने पहले वॉट्स लॉ के लिए फार्मूलाज ड्राइव किए थे वो तीनों फार्मूलाज यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। P इज़ इक्वल टू वी आई, P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर एंड P इज़ इक्वल टू वी स्क्वायर आर। और आपके पास तीनों सर्किट्स की पावर्स आ गई हैं। फर्स्ट सर्किट में आपके पास पावर 20 वाट आ गई है, सेकंड सर्किट में आपके पास पावर 188 वाट आ गई है और थर्ड सर्किट में आपके पास पावर 2.5 वाट आ गई है। अब हम बात करते हैं रेजिस्टर्स पावर रेटिंग। आपके पास जो रेजिस्टर्स या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनकी पावर रेटिंग मेंशन होती है डाटा शीट के ऊपर। पावर रेटिंग का मतलब होता है कि आपका डिवाइस मैक्सिमम या आपका जो डिवाइस है या कंपोनेंट मैक्सिमम कितनी पावर टॉलरेट कर सकता है। इसको अगर हम डिफाइन करें तो द पावर रेटिंग इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर दैट अ रेजिस्टर द पावर रेटिंग इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर that a resistor can dissipate without being damaged by excessive heat buildup. What is excessive heat buildup? जैसे हमने पहले बात की है कि जब रेजिस्टर में से करंट पास करेगा तो that resistor will gives off heat, और अगर वो हीट ज़्यादा हो जाए तो आपका रेजिस्टर डैमेज भी हो सकता है। सो इट इज़ नेसेसरी कि आपके कंपोनेंट की जितनी पावर रेटिंग गिवन हो उससे कम पावर सर्किट में होनी चाहिए। द पावर रेटिंग ऑफ रेजिस्टर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स सरफेस एरिया। अगर आपके पास रेजिस्टर का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसकी पावर रेटिंग भी ज़्यादा होगी, और अगर आपके पास रेजिस्टर का सरफेस एरिया कम होगा तो उसकी पावर रेटिंग भी कम होगी। अब एक क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पावर रेटिंग का और पावर ऑफ सर्किट का आपस में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन है कि डिटरमिन वेदर द रेजिस्टर इन ईच सर्किट ऑफ फॉलोइंग हैज़ पॉसिबली बीन डैमेज्ड बाय ओवरहीटिंग। कि इसमें वो ये कह रहा है कि आपके पास हर रजिस्टर की पावर रेटिंग गिवन है। जैसे इस केस में 1/4 वाट गिवन है इस रजिस्टर की पावर रेटिंग, इस केस में 1/2 वाट इस रजिस्टर की पावर रेटिंग गिवन है और इसकी 1 वाट पावर रेटिंग गिवन है। तो हम इस सर्किट की पावर कैलकुलेट करते हैं और उस पावर को फिर इस पावर रेटिंग के साथ कंपेयर करेंगे। अगर सर्किट की पावर जो है वो इस पावर रेटिंग से ज़्यादा आती है तो वो रजिस्टर आपका ओवरहीट हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा। अगर वो पावर कम आती है सर्किट की पावर इस पावर रेटिंग से तो फिर वो रजिस्टर को डैमेज नहीं करेगी। सबसे पहले हम फिगर ए को देखते हैं। फिगर ए में आपके पास जो वोल्टेज गिवन है दैट इज़ 9 वोल्ट
और रेजिस्टर की वैल्यू है 100 ओम। और पावर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एज वी नो द फार्मूला, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। इसमें V की वैल्यू पुट करें 9 स्क्वायर बन जाएगा, और R की वैल्यू पुट करें 100 ओम। और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो ये आपके पास बन जाएगा 0.810 वाट। इट मीन्स कि इस सर्किट की जो पावर है वो 0.810 वाट है। और जो रजिस्टर की पावर रेटिंग गिवन है दैट इज 1/4 वाट। और अगर इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा 0.25 वाट। अब आप देख सकते हैं ये जो पावर आई है सर्किट की 0.810 वाट, दिस इज ग्रेटर देन 0.25 वाट। सो इन दिस केस आपका ये जो रेजिस्टर है ये ओवरहीट हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा। इसी तरह अब हम क्वेश्चन सर्किट बी की बात करते हैं। इसमें आपको जो डाटा गिवन है दैट इज वोल्टेज विच इज 24 वोल्ट, रेजिस्टर की वैल्यू 1.5 किलो ओम। और इसमें अब आप पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे? एज वी नो दैट P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। सो इसमें आप वैल्यू पुट कर दें वोल्टेज की 24 वोल्ट, तो ये 24 स्क्वायर हो जाएगा, और रेजिस्टर की वैल्यू 1.5 किलो ओम। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास पावर आ जाएगी 0.384 वाट के इक्वल। अब आप देख सकते हैं कि सर्किट बी में जो रेजिस्टर है उसकी पावर रेटिंग 1/2 वाट गिवन है। इन अदर वर्ड्स इट इज 0.5 वाट। अब आप सर्किट की पावर को रेजिस्टर की पावर रेटिंग से कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि 0.384 इज लेस देन 0.5 वाट। सो इन दिस केस द पावर ऑफ सर्किट इज लेस देन द पावर रेटिंग ऑफ द रेजिस्टर। तो इस केस में आपका रेजिस्टर ओवरहीट नहीं होगा और ना ही वो डैमेज होगा। अब हम सर्किट सी की बात करते हैं। सर्किट सी में जो वोल्टेज गिवन है दैट इज 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू है 10 ओम। अगेन हम फार्मूला ये यूज़ करेंगे V स्क्वायर बाय R। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 5 स्क्वायर हो जाएगा और R की वैल्यू 10 आप इसमें पुट कर दें तो आपके पास जो पावर आ जाएगी वो 2.5 वाट होगी। अब इस केस में रेजिस्टर की जो पावर रेटिंग है वो 1 वाट है। हम देख सकते हैं कि जो सर्किट की पावर आई है दैट इज 2.5 वाट एंड इट इज ग्रेटर देन पावर रेटिंग ऑफ द रेजिस्टर विच इज 1 वाट। सो इन दिस केस ये रेजिस्टर ओवरहीट होगा और डैमेज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस केस में आपका रेजिस्टर डैमेज हो जाएगा, इस केस में भी आपका रेजिस्टर डैमेज हो जाएगा और इस केस में आपका रेजिस्टर डैमेज नहीं होगा। नो डैमेज टू रेजिस्टर। सो यहाँ से आपने पावर रेटिंग ऑफ द कंपोनेंट
एंड सर्किट पावर का रिलेशन देखा है कि अगर सर्किट पावर कंपोनेंट की पावर रेटिंग से ज़्यादा होगी तो आपका वो डिवाइस या कंपोनेंट डैमेज हो जाएगा, और अगर सर्किट पावर कंपोनेंट या डिवाइस की पावर रेटिंग से कम होगी तो वो उसको डैमेज नहीं करेगा। अब इस स्लाइड में हम बात करते हैं एनर्जी कन्वर्जन की एंड वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टेंस। आप इस फिगर में देख सकते हैं एक पावर सप्लाई और दो रेजिस्टर्स। जैसे कि हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स बैटरी की नेगेटिव साइड से रिलीज होते हैं तो वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे होते हैं। ये आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स रेजिस्टिव मटेरियल से पास करते हैं तो ये रेजिस्टिव मटेरियल्स के एटम से कोलाइड करते हैं और गिव्स अप देयर एनर्जी। और जब ये एनर्जी गिव अप करते हैं तो आपके पास वो एनर्जी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचते हैं तो उनके एनर्जी लेवल इस साइड के इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल से कंपैरेटिवली कम होता है। अगेन वो इस रेजिस्टर में से पास करेंगे और कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हीट, और यहाँ से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव साइड में एंटर हो जाएंगे। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल है वो हाई है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल लो है। सो इन अदर वर्ड्स यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस दिस रेजिस्टर, जिसको हम V1 का नाम दे देते हैं, और अगेन इस रेजिस्टर के क्रॉस भी एक वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसको हम V2 कह देते हैं। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जिन इलेक्ट्रॉन्स का कलर डार्क रेड है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनका कलर थोड़ा कम डार्क है वो लेस एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जिनका कलर बहुत ही लाइट कलर है तो उसको हम लीस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो इस तरह आपके पास रेजिस्टर्स के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं इन सीरीज सर्किट। पावर सप्लाईज की हमने पहले भी बात की थी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर सप्लाईज होती हैं। वो बैटरी भी हो सकती है, वो सिंपल इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई भी हो सकती है। तो जो बैटरीज होती हैं दे कन्वर्ट chemical energy into electrical energy, and because of their limited source of chemical energy, batteries have a certain capacity that limits the amount of time over which they can produce a given power level, and this capacity is known as ampere hours. For example, आपके पास मोबाइल की बैटरी है, लैपटॉप की बैटरी है, उन बैटरीज की एक सर्टेन कैपेसिटी है कि वो कितने टाइम तक
आपको करंट प्रोवाइड करेंगी। उस कैपेसिटी को हम एम्पियर आवर रेटिंग के नाम से जानते हैं। एम्पियर आवर रेटिंग क्या होती है? एम्पियर आवर रेटिंग एक्चुअली डिटरमिन द लेंथ ऑफ टाइम that a battery can deliver a certain amount of average current to a load at the rated voltage. For example, जो बैटरीज हम गाड़ियों में यूज़ करते हैं या जो बैटरीज हम यूपीएस के साथ लगाते हैं, उनकी रेटिंग फॉर एग्जांपल एम्पियर आर में होती है और सपोज इस केस में वो 70 एम्पियर आर एट 3.5 एम्पियर है। इट मीन्स कि अगर आपके पास एक बैटरी है जिसकी रेटिंग आपको 70 एम्पियर आर गिवन है एट 3.5 एम्पियर, तो वो 20 घंटे तक 3.5 एम्पियर प्रोड्यूस करती रहेगी। इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 70 एम्पियर आर को आप डिवाइड कर दें 3.5 एम्पियर के साथ, तो ये आपको जितने घंटे वो बैटरी चलेगी वो आपको ये बता देगी। इसी तरह अगर आपका जो लोड है वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करता जाए तो आपकी जो टाइमिंग्स हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूपीएस की बात करते हैं। अगर आपके पास एक बैटरी है जो यूपीएस के साथ लगी है और इसकी जो रेटिंग है वो 160 एम्पियर आर है, और अगर आप उसके साथ कम लोड लगाएंगे तो वो बैटरी ज़्यादा देर तक चलेगी। अगर आप लोड इंक्रीज़ करना शुरू कर देंगे तो वो बैटरी जल्दी कंज्यूम हो जाएगी। तो बैटरीज की जो रेटिंग गिवन होती है वो एम्पियर आर में होती है। तो आज के लेक्चर में हमने कुछ नई क्वांटिटीज़ पढ़ी थी, एनर्जी एंड पावर, और हमने देखा था कि एनर्जी क्या होती है, पावर क्या होती है। पावर इज़ द रेट एट विच एनर्जी इज़ यूज्ड, यूनिट ऑफ पावर इज़ वाट। फिर हमने डिफरेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स सॉल्व किए थे और उसमें पावर फाइंड आउट की थी। फिर हमने बात की थी रेजिस्टर्स पावर रेटिंग की, दैट इज़ कि हर डिवाइस की, हर कंपोनेंट की पावर रेटिंग होती है, और अगर उसको उससे ज़्यादा पावर दी जाएगी तो वो डैमेज हो जाएगा। उसके बाद हमने एनर्जी कन्वर्जन एंड वोल्टेज ड्रॉप देखा था क्या होता है, और एट द एंड हमने पावर सप्लाईज में एम्पियर आवर रेटिंग की बात की थी। और इसके साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।